नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। गोदी मीडिया आपको ये समझाने में लगा हुआ है कि विपक्ष खत्म हो गया है, विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष में जान नहीं बची, अब मोदी जी सब कुछ हैं। हकीकत कहीं इससे ज़्यादा जुदा है, बहुत जुदा है। हकीकत ये है कि कई सालों बाद विपक्ष इतना मजबूत है कि वो मोदी जी के पसीने छुड़ा दे रहा है। यही कारण है कि मोदी जी 20-20 दिन तक सदन में आ नहीं पा रहे हैं, हाउस में चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। अभय द्विवेदी जी से मैंने जानना चाहा कि विपक्ष की इस छवि को प्रस्तुत किया क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे गेम क्या है, सत्ता का गेम क्या है। आज अभय जी ने राजनीतिक झरोकों से बहुत सारी बातें समझाई हैं कि विपक्ष कितना मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अफवाहें आखिर उड़ा क्यों रही है। बहुत रोचक बातचीत है, चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट और है, हमारा 4 PM म्यूजिक चैनल एक बार वहां देख कर आइएगा। बहुत कोशिशों से बहुत अच्छे गीत हम लोग तैयार करके वहां डाल रहे हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के 4 PM न्यूज नेटवर्क में। स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। मैं कई दिनों से गोदी मीडिया को देख रहा हूं, वो विपक्ष की आलोचना पर आलोचना कर रहा है, लेकिन यही विपक्ष है जिसने मजबूर कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी 15-20 दिन से हाउस में आ नहीं पा रहे हैं। यही विपक्ष है जिसने पसीने छुड़ा रखे हैं प्रधानमंत्री के, भारतीय जनता पार्टी के। हर मुद्दे पे पहलकदमी, चहलकदमी विपक्ष कर रहा है, हंगामा कर रहा है। अडानी के मुद्दे पे हाउस नहीं चलने दे रहा है। राहुल गांधी पहले संभल गए, फिर हाथरस की जो पीड़िता थी जिसकी डेथ हो गई, अब उसके घर पे जाने की बात कल राहुल गांधी ने पहल करी। विपक्ष क्या इतना कमजोर है जितना गोदी मीडिया दिखा रहा है? क्या विपक्ष में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके, या फिर जानबूझ के ये प्रचारित किया जा रहा है जिससे ये लगे कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है? संजय जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। वस्तुस्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है जो दिखाया जा रहा है। विपक्ष में कुछ मतभेद है, इसमें कोई शक नहीं कि भाई आज के क्षण में राजनीति आज के क्षण में की जाती है। आज के क्षण में कुछ मसलों के ऊपर विपक्ष के नेताओं में मतभेद है। खासतौर से राहुल गांधी किस तरीके से विपक्ष की राजनीति को आगे चलाना चाहते हैं और जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो क्या चाहती हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा सोच में उनके अंतर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी विपक्षी नेता ने अभी तक ये कहा हो कि इंडिया गठबंधन से हम निकलना चाहते हैं। किसी विपक्षी नेता ने नहीं कहा है कि इंडिया गठबंधन को भंग कर देना चाहिए। आप देखिए, जब चुनाव आयोग के मुकाबले जो लोग खड़े होते हैं तो इंडिया गठबंधन के तौर पर ही खड़े हो रहे हैं। भाई महाराष्ट्र में जो चुनावी घपले हुए हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उस सवाल के ऊपर जितनी भी शिकायतें हो रही हैं उसमें सारे नेता इंडिया गठबंधन के सदस्य के तौर पर ही अपने आप को पेश कर रहे हैं। वो कोई ये नहीं कह रहा है कि वो अकेली पार्टी के तौर पर वो पेश कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब आप इस वक्त विपक्ष की जो स्थिति है उससे आप तुलना कीजिए 2004 से लेकर जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे और यूपीए की सरकार बन गई थी सोनिया गांधी के नेतृत्व में और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, 14 तक जब तक कांग्रेस चुनाव हारी, उस 10 साल की अवधि में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की क्या हालत थी, जरा इसके ऊपर गौर कीजिए। उस वक्त हालत ये थी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो कहता था उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई गौर नहीं करते थे, और नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल गौर नहीं करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को सरकार में घुसने की इजाजत नहीं थी, कोने में खड़े रहते थे। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के लिए नरेंद्र मोदी ने कह रखा था कि ये पर्सोना नॉन ग्राटा है, इनको सरकार में कदम नहीं रखने देंगे। तब ये हालत थी। उस वक्त तक केवल 2 साल हुए थे नरेंद्र मोदी को, 2 या 3 साल हुए थे मुख्यमंत्री बने हुए, तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बिल्कुल ढक्कन बना दिया था पूर्व गुजरात में। दूसरे, जो केंद्र के भाजपा का जो आला कमान था उसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, इन सब लोगों में बिल्कुल नहीं पटती थी। आपको वो मशहूर सीन याद नहीं है जबकि भाजपा की मीटिंग में जबकि अध्यक्षता आडवाणी कर रहे थे, उमा भारती गुस्से में पैर पटकती हुई उससे वॉकआउट कर गई थी? आपको वो दृश्य याद नहीं है? भाजपा में यशवंत सिन्हा वगैरह कोई नेता एक लाइन पे सोच ही नहीं रहा था। संघ भाजपा को क्या निर्देश दे ये संघ को पता नहीं था। संघ के सामने ये तय नहीं था कि वो 2014 का चुनाव चेहरे के साथ लड़ेगा या चेहरे के साथ नहीं लड़ेगा। उधर नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात से दबाव डाल रहे थे, सारा कारपोरेट लॉबी उनके पीछे खड़ी हुई थी कि इनको भाजपा में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का एक पूरा प्रपंच रच रखा था गुजरात में। तो भाजपा की बहुत ही बुरी हालत थी। सदन के अंदर भी ऐसा लगता था कि जैसे कांग्रेस के साथ में एक फ्रेंडली फाइट चल रही हो सुषमा स्वराज की और अरुण जेटली की।
सब ऐसा लगता था कि सरकार जितना चाहती है उतना ही उसका विरोध करते हैं। थोड़े बहुत नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाने के बाद थोड़ा इनके आंदोलन ने जोर पकड़ा, जब सिलेंडर लेके लोग निकले वगैरह वगैरह, ये सब हुआ। उसके पहले की आप हालत देखिए, 2013 के पहले की स्थिति के बारे में सोचिए। भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड 0 था, डबल 0 था। अब आप उसके मुकाबले बाद के 10 साल है उन पे देखिए, आप उन 10 सालों में भी जो भाजपा विरोधी विपक्ष है आपको ज्यादा सीन पे दिखाई नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ राहुल गांधी गतिविधियां करते थे, वरना आमतौर पे बुझा बुझा सा नजर आता था। और नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, कमान, राजनीति की कमान उनके हाथ में थी, उनका हर कदम मास्टर स्ट्रोक माना जाता था। अब आपने इतने दिनों से मास्टर स्ट्रोक शब्द सुना है? 24 जून के बाद, 4 जून के बाद मास्टर स्ट्रोक शब्द सुना है? अमृतकाल शब्द सुना है आपने कभी इस बीच में? ना अमृतकाल रह गया है, ना मास्टर स्ट्रोक रह गया है, कुछ भी नहीं रह गया है। तो नरेंद्र मोदी, आप पिछले 10 साल के नरेंद्र मोदी की तीसरे बार जो प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी से तुलना कीजिए, ये उसकी छाया मात्र नहीं है। नरेंद्र मोदी एक आध कई जगह भाषण देते नजर आते हैं, ना उतने उत्साह से वो चुनावी मुहिम चला रहे हैं, ना ही पोस्टरों पे उनका इतना बड़ा चेहरा है, कहीं नहीं है, वो बात रह ही नहीं गई है। और विपक्ष के तौर पे और लगातार देखिए हर मसले के ऊपर, आपने सही कहा, वो बैक फुट के ऊपर है। अमेरिका में इनके मित्र अदानी जी के ऊपर तलवार लटक रही है, जब वो तलवार गिरेगी, अगर गिरी तलवार, तो मोदी जी के ऊपर भी, उन पर भी घाव लगेगा। ये बच नहीं सकते उससे किसी भी कीमत पर। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका कुछ होता रहे और इनका कुछ भी ना हो। और इस अंदेशे के मारे भाजपा परेशान है। इसीलिए इस उल्टी सीधी किस्म की हरकतें की जा रही हैं, कि मैं तो उल्टी सीधी हरकतें ही मानता हूँ। बेतुकी रणनीति है कि जार सोरोस और सोनिया गांधी के संबंध है। और आंदोलन कौन कर रहा है? गिरिराज सिंह आते हैं वो बैनर लेके, जार सोरोस और सोनिया गांधी। गिरिराज सिंह सदन में प्रदर्शन करते हैं उसके खिलाफ। आप इसी का अंदाजा लगा लीजिए कि पूरी रणनीति कितनी इनकी हास्यास्पद है। अब आप विपक्ष के जो मौजूदा विपक्ष है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। भारत के संसदीय इतिहास में कभी भी विपक्ष इतना मजबूत नहीं रहा जितना आज मजबूत है। विपक्ष का एक मोर्चा भी है, मैं मानता हूं, उसकी कोई संस्थागत अभिव्यक्ति ठीक नहीं है। उसका संयोजक होना चाहिए, उसका अध्यक्ष होना चाहिए, उसकी रीति नीति तय होनी चाहिए, उसका न्यूनतम साझा कार्यक्रम होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। मैं इस बात से मानता हूं, और ये बात अभी से नहीं, मैं मुद्दतों से कहता आ रहा हूं, आप भी इस बात की तस्दीक करते हैं। लेकिन इस बात को अगर आप इस नाकामी को आप छोड़ दें, विपक्ष बहुत शक्तिशाली है। आप देखिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, उनसे शक्तिशाली कौन है? स्टालिन से शक्तिशाली कौन है तमिलनाडु के अंदर? अब अखिलेश से शक्तिशाली कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर? तेजस्वी यादव एक बहुत ही शक्तिशाली नेता है बिहार के अंदर। उनकी संसद में, विधानसभा में तकनीकी रूप से शायद भाजपा की अब एक आध सीट ज्यादा हो गई है, सबसे बड़े दल थे। पहले उनके पास सांसद नहीं थे, 0 सांसद थे। इस लोकसभा चुनाव के बाद अब उनके पास सांसदों की संख्या भी है। आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सत्तारूढ़ है। दिल्ली में अभी भाजपा और कांग्रेस चुनावी होड़ में आम आदमी पार्टी से स्पष्ट रूप से पीछे दिखाई दे रही है। पंजाब में अभी भी आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी है। कांग्रेस के 3 राज्यों में बाकायदा सरकार है। कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल प्रदेश में सरकार है, और केरल में वो कभी भी सरकार में आ सकती है। वहां तैयार खड़ी हुई है सरकार में आने के लिए। मैं केवल ये पूरा सीन आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं कि विपक्ष कहीं से भी कमजोर नहीं है। और इस वक्त तो हालत यह है कि आंध्र प्रदेश में जो जगन मोहन रेड्डी हैं, वो भी इंडिया गठबंधन में आने के इच्छुक दिखाई पड़ रहे हैं। यानी उनको, अगर वो इंडिया गठबंधन में आने के इच्छुक नहीं होते तो वो ममता बनर्जी के इस मांग का समर्थन क्यों करते कि भाई उनको नेता होना चाहिए? उनको क्या मतलब? इंडिया गठबंधन में रहे नहीं, वो किस तुफैल में कह रहे? इसका मतलब है इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू, वो भाजपा का जो गठजोड़ हो गया है, उससे मजबूर है वो इंडिया गठबंधन में आने के लिए। मैं ये मानता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन वाले थोड़ा सा अपना शीन काफ दुरुस्त कर लें तो बहुत जल्दी ही एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जिसमें भाजपा परेशान हो जाएगी कि भाई इस विपक्षी गठजोड़ से कैसे निपटें। तो इस वक्त मैं मानता हूं कि भारत में जो संसदीय विपक्ष है वो खासी बेहतरीन स्थिति में है। ये जो महाराष्ट्र और हरियाणा की जो पराजय हुई है, ये अभी जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, इस पराजय का आफ्टर इफेक्ट है। ये इसके अलावा नहीं है। तो इसमें कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक हल्का सा झटका चाहिए, वैसे ही भाजपा काफी पीछे नजर आएगी और ये गठबंधन आगे नजर आएगा।
मैं समझता हूं कि भारत में संसदीय विपक्ष के लिहाज से उसके ये स्वर्णिम दिन चल रहे हैं। मैं बिल्कुल उल्टी बात कह रहा हूं। ये विपक्ष के सुनहरे दिन चल रहे हैं, और यही वो बात है इसकी जिसकी जो हिम्मत राहुल गांधी को बंधाती है, जो राजनाथ सिंह जी को वो कहते हैं कि ये लोग गुलाब का फूल और तिरंगा झंडा। आप सोचिए ना, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कभी पहले हुआ है कभी? तो बहुत बेहतर स्थिति में है विपक्ष। ये जो गोदी मीडिया में हो रहा, गोदी मीडिया में भी नहीं, मैं मानता हूं जो लोग विपक्ष को एकजुट देखना चाहते हैं वो भी कुछ आलोचना कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, केवल गोदी मीडिया ही नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसमें बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष अच्छी स्थिति में है और कदम ब कदम सरकार के खिलाफ पहलकदमी ले रहा है, और उस पहलकदमी लेने में जिस व्यक्ति को सबसे आगे होना चाहिए वो सबसे आगे है राहुल गांधी। देखिए, संसदीय विपक्ष में एक ही व्यक्ति है जिसकी राष्ट्रीय छवि है, जो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के मुकाबले लोकप्रियता की रेटिंग में कहीं खड़ा हुआ है। मोदी जी आगे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी भी लोकप्रियता की रेटिंग में कहीं खड़े हुए हैं। ऐसा कोई अभी रेटिंग नहीं आई इससे लगेगा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में रेटिंग कम हो गई हो, ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसमें मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल से विश्लेषणात्मक निगाह से हम देखें, तथ्यात्मक निगाह से देखें, ये पूरी तरीके से अनावश्यक है। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल वार है, मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जो गोदी मीडिया सत्ता पक्ष की तरफ से खेल रहा है कि भाई कहते रहो विपक्ष में जान नहीं है, राहुल गांधी पप्पू है। कितने सालों तक राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया, तो बात सामने आ गई। और अभी आपको लगता ही नहीं राहुल गांधी जैसा भी अद्भुत नेता होना मुश्किल है कि मतलब तो पप्पू कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, वो कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई रिएक्ट ही नहीं। वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके सारा जवाब दे दिया। ये जो पर्सनालिटी डेवलप हुई है पिछले 4-5 सालों में राहुल गांधी, आपको लगता है कि कोई सोच सकता था कि राहुल गांधी इस मुकाम तक ले आएंगे खुद को? देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी शख्सियत में परिवर्तन किया है, अपना छवि परिवर्तन किया है, और जिस तेजी के साथ में वो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़े हुए हैं, उससे पहले जो कहा जाता था कि टीना फैक्टर है, अब कोई नहीं कहता टीना फैक्टर है। और भाजपा इस बात से डरी हुई है। अगर देखिए 4 जून के नतीजे के बाद अगर एक बार भाजपा थोड़ी सी लड़खड़ाई, सिर्फ एक बार, खेल खत्म है। नरेंद्र मोदी तेजी के साथ ढलान पे जाएंगे और राहुल गांधी रॉकेट की तरह ऊपर आएंगे। आप देखिए यही होने वाला है, क्योंकि जो जमीन पे स्थिति बहुत खराब है। ऊपर से आप आंकड़ों की लीपापोती कितनी भी कर लें, जमीन पे महंगाई भयानक है, बेरोजगारी भयानक है, लोगों के सामने टुकड़े फेंके जा रहे हैं, लोग उनके उस पर जिंदा हैं उन टुकड़ों के ऊपर। और इन सब से कहीं ना कहीं एक अदृश्य किस्म की एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है। ये एंटी इनकम्बेंसी तब प्रकट होती है जबकि लोकसभा चुनाव नजदीक होते हैं। ये राज्यों की एंटी इनकम्बेंसी से अलग तरह की है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लोग पता नहीं इसको क्यों भूल जाते हैं। एक बार फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कितनी जबरदस्त विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मोदी की बल्ले बल्ले हो रही थी। मोदी ने अपने नाम पर चुनाव लड़े थे और उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को, जिसे कहते हैं फेमस विक्ट्री, वो प्राप्त हुई थी। सब लोगों ने मान लिया था कि अब लोकसभा चुनाव के चुनाव परिणामों को हम पहले से ही घोषित कर सकते हैं, चुनाव होने से पहले ही घोषित कर सकते हैं। क्या हुआ, महीने भर के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देने लगी। पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि अभी तो इतना जबरदस्त चुनाव जीते, एंटी इनकम्बेंसी कहां से आ गई। धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती चली गई और आप देखिए कितनी सीटें इनकी नीचे गिर गई। 63 सीटें तो सीधे पहले 303 सीटें थी, 240 रह गई, तो 63 सीटें तो ये कम हो गई। लेकिन कुल मिलाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें हारी है। वो तो अगर उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, दूसरी जगहों पे, केरल में 1 सीट इस तरह करके अगर नहीं जीतती भारतीय जनता पार्टी तो उसकी काफी सीटें कम हो सकती थी। और अगर मैं उस नागरिक समाज के उस संगठन द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए प्रतिवेदन पे अगर जाऊं, तो अगर वो गड़बड़ियां नहीं होती, ये चुनाव आयोग के सहयोग से गड़बड़ियां की गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 125 सीटें नीचे जाती। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, वो जो जिस कारण से वो सोरेस पर हमला कर रही है कि अडानी के बचाव करने के लिए, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या जॉर्ज सोरेस आतंकवादी है? क्या भारत ने उसको ब्लैक लिस्ट में डाला है?
क्या भारत ने कहा है कि अगर मैं अमेरिका घूमने जाऊंगा और मैं जॉर्ज सोरोस के संग में अगर कॉफी पी लूंगा तो मैं क्या देश विरोधी हो गया? मतलब अगर ऐसा है, मुझे होता है कि भारत सरकार के पास आप 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 देखिए ना, आप जो जो बौखलाहट है वो बौखलाहट क्यों? जो ओसीसीआरपी संगठन है उसका फुल फॉर्म क्या है? वो करप्ट एंड क्रिमिनल प्रैक्टिसेस के खिलाफ चलाई जाने वाली जांच मुहिम है। सीसी क्या है? करप्ट एंड क्रिमिनल, भ्रष्ट और अपराधी गतिविधियां जो हैं उनके खिलाफ की जाने वाली जांच है वो। ऐसे मंच के ऊपर जब अदानी वाले मसले के ऊपर लेख छपता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन छपता है और उसमें उसके साथ भारतीय जनता पार्टी भी फंसी हुई नजर आती है, तो भाजपा का उसमें बौखलाना स्वाभाविक ही है। भाई उनको एक अमेरिकी सरकार द्वारा चलाया जाने वाला और जॉर्ज सोरोस के सहयोग से चलाया जाने वाला एक जो मंच है वो कह रहा है कि ये करप्ट एंड क्रिमिनल प्रैक्टिसेस का खेल है, का केस है। मतलब मैं ये कह रहा हूं जो दबाव भाजपा किस दबाव में अपने आप को महसूस कर रही है, वो केवल ये नहीं है कि एक पूंजीपति ने कुछ मुनाफा कमाने के लिए, कुछ कमाने के लिए थोड़ी बहुत कोई हेर फेर की है। करप्ट एंड क्रिमिनल प्रैक्टिसेस, ओसीसीआरपी ये है। तो इसीलिए बाद में जो फ्रांस का संगठन है, मीडिया पार्ट, फ्रांस का संगठन है, जिसने एक जमाने में ओसीसीआरपी की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि उसने वेनेजुएलन गवर्नमेंट के लिए, सरकार के खिलाफ कुछ जांच पड़ताल करने के लिए 6-7 लाख डॉलर जो है वो इस संगठन को अमेरिकी सरकार ने दिए थे। तो जब मीडिया पार्ट ने इस चीज को उजागर किया और भारतीय जनता पार्टी उसको ले उड़ी, इसलिए मीडिया पार्ट ने भी इस बात की आलोचना की है। फ्रेंच संगठन मीडिया पार्ट ने भी आलोचना इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके लेख को, जो उसने ओसीसीआरपी की आलोचना में लिखा था, उसको इंस्ट्रूमेंटलाइज किया, यानी अपने पक्ष में उसका बेजा इस्तेमाल किया, जबकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी उस लेख में जिसका जो भारतीय जनता पार्टी की एजेंडे में फिट हो सकती है। तो हर चीज को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल एजेंडे में फिट करने की जो कोशिश है, इससे कोई बात बनेगी नहीं। आप हिंदुस्तान में कोई भी, सोनिया गांधी को कुछ भी बुरा भला कह लें, आप राहुल गांधी को कुछ भी बुरा भला कह लें, जो अमेरिका में हो रहा है वो उससे रुकने वाला नहीं है। जो होना वो होगा। अगर अडानी जी निर्दोष है तो छूट जाएंगे, नहीं निर्दोष है तो अगर अडानी नहीं फंसे तो ये लोग भी फंसेंगे, ये बच नहीं सकते। उनके राजनीतिक जो दोस्त और रहनुमा है वो भी फंसेंगे। अच्छा, ये जो मेरा सवाल ये था कि जॉर्ज, मैं तो ये जानना चाहता हूँ एक नागरिक होने के नाते कि वो होता है, कल जॉर्ज सोरोस मुझे फोन कर रहे हैं कि संजय जी 4 PM में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, हम आपको 2 करोड़ रुपए डोनेशन देना चाहते हैं। हम विधिवत उसका टैक्स काट के पैसे ले लें डोनेशन के रूप में। तो हम तो अवेदी जो बातें आपसे आज कर रहे हैं, वो जॉर्ज सोरोस 100 करोड़ रुपए दे दे तब भी हम बात करेंगे। कोई अच्छा, दुनिया का इंसान 2 रुपए ना दे तब भी हम वही बातें करेंगे। तो ये जॉर्ज सोरोस के आतंकवादी तो है नहीं वो। अगर वो आदमी कांग्रेस ने कहा कि वो सैकड़ों हजारों स्मॉल इंडस्ट्री को, उसने भारत की स्मॉल इंडस्ट्री को फंडिंग की है, नए बिजनेस को फंडिंग की है, तो एक लिस्ट जारी कर दी है सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से खड़ी हो रही हैं, वो सब अपराधी है, सब देशद्रोही, बाहर निकालना चाहिए उनको। तो मैं आपसे, आप जॉर्ज सोरोस का तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको एक दूसरे इसका एक बड़ा नजारा, बड़ा सीन पेश करता हूँ। वो क्या है, बड़ी तस्वीर क्या है? बड़ी तस्वीर ये है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, आप 50 के दशक देखिए, 47 में आजाद हुआ, 50 के दशक में आ जाइए, 52 में पहला चुनाव हुआ। 50 के दशक से भारत के जितने भी थिंक टैंक, जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, लगभग सभी पश्चिमी और अमेरिकी पैसे पर चलते रहे। सबको वहां से ग्रांट किसी न किसी रूप में मिली। भारत सरकार, जैसे मान लो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में मैंने खुद काम किया है 20 साल तक, वो है। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, छप चुकी हैं, सेमिनार में छप चुकी हैं, सब चीज छप चुकी है। इसमें कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है। भारत का पूरा रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च जो इस संगठनों का तंत्र है, वो अमेरिकी और पश्चिमी पैसे से चल रहा था, चल रहा है। एक और बात मैं बता देता हूं। दूसरे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसा संगठन जो है, जब चक्राता में उसकी उस तरह से स्थापना हुई, उसके बारे में भी सारी चीजें छप चुकी है। वो भी अमेरिकी सहयोग से बना था। तो बहुत सी, विश्व बैंक, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, कहां से आई? अब आप जब भाजपाइयों से पूछिए, क्या किसी भारतीय के दिमाग की उपज है? क्या मोदी जी को सपना आया था कि डायरेक्ट बेनिफिट, प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले हम जनधन खाते खोलेंगे? नहीं। ये जो मनमोहन सिंह सरकार थी, उसको विश्व बैंक ने और
आईएमएफ ने समझाया था कि आप ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का पूरा आधार तैयार कीजिए। सारे की सारी नीतियां, सारे के सारे कार्यक्रम जिनको मोदी जी अपने नाम से पेश कर रहे हैं, वो सारे के सारे वहीं से आए हैं, पूरे के पूरे। ये सब जो, ये केवल एक क्षुद्र किस्म का राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उन तथ्यों को पृष्ठभूमि में ढकेलने की कोशिश, अदृश्य करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जॉर्ज सोरोस तो केवल एक व्यक्ति हैं। अच्छा, अभी इस घटना से पहले जॉर्ज सोरोस के नाम पर अगर जॉर्ज सोरोस ही कह देते कि भारतीय सबसे ज्यादा का भविष्य उज्जवल है, वो जल्दी ही दुनिया की टॉप, आप पिछले 10 साल में देख लीजिए जॉर्ज सोरोस के कितने बयानों पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुशियां मनाई है, वो रिकॉर्ड भी देख लीजिए। अच्छा, ये वहाँ ये भी तो हुआ है जॉर्ज सोरोस के आप रिकॉर्ड देखिए ना, जॉर्ज सोरोस के कितने बयानों पे इन लोगों ने खुशियां मनाई है। भाई, जॉर्ज सोरोस एक बहुत बड़ी वित्तीय ताकत है, एक व्यक्ति के तौर पर एक बहुत बड़ी वित्तीय ताकत है। अगर वो कोई बात कहते हैं तो पूरी दुनिया में उनकी बात सुनी जाती है। जैसे एलन मस्क है, उसमें जॉर्ज सोरोस भी है, लगभग उसी स्तर के, उनकी कोई बात सुनी जाती है। अब वो कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत उज्जवल है, तो भाजपा वाले तो फौरन कीर्तन करने लगेंगे कि जॉर्ज सोरोस ने कहा है। हाँ। अच्छा, ये बातें जो अपने ऊपर लागू होती हैं तो वो अच्छी होती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश से लौटते लौटते अचानक पाकिस्तान में जहाज उतार दें और नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने लगे, फिर भाई लोग कहने लगे कि ये तो अचानक उसी समय प्लान आया था दिमाग में, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज बढ़िया कूटनीति का पर्चा देते हैं, उतार दो जहाज। लेकिन बाद में पता चला कि जहाज के अंदर तो गिफ्ट भी रखे हुए थे, तो यानी पहले से प्लान था कि हैप्पी बर्थडे कहना है। तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान में, सालों बाद कोई प्रधानमंत्री अपना पाकिस्तान गया था, तो जब ये प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जाएं, जब हमारे बाकी लोग काला चश्मा पहन के जाएं, गोदी मीडिया उस काले चश्मे पे चर्चा करने लगे, तो अच्छा। और कोई अगर कांग्रेस का नेता पाकिस्तान के किसी आदमी से बात कर ले तो वो गुनाहगार, जैसे जॉर्ज सोरोस से अगर कोई बात कर ले वो गुनहगार। ये दोहरी नीति ये लोग लाते कहाँ से होंगे? इतना मजबूत कलेजा कहाँ से देखिए, बनाते होंगे? इसमें आपने बिल्कुल जो बात कही बिल्कुल ठीक है, मैं उससे सहमत हूँ। मैं केवल आपकी बात कर रहा हूँ, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी ने सोचा कि 2 देश ऐसे हैं जिनसे भारत की शत्रुता है, एक है पाकिस्तान और एक है चीन। अगर मैं कोई असाधारण कदम उठाकर, कोई तिलिस्मी किस्म की चाल चल के किसी तरीके से इन दोनों देशों के साथ में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू कर दूं, कहीं आइस ब्रेक हो जाए, कहीं कोई नई जमीन में तोड़ दूं, किसी तरीके से दोनों के संबंध हो जाए, तब तो मैं विदेश नीति के मामले में नए झंडे गाड़ दूंगा। और नरेंद्र मोदी की आदत भी है कि बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, धमाकेदार। ये सब भले ही पूरा हो या ना हो, जो बुलेट ट्रेन है वो भी एक धमाकेदार कदम है, इसका धमाका आज तक हुआ ही नहीं है कोई। इसी तरह पाकिस्तान में जब हवाई जहाज लेकर गए थे बिरयानी खाने के लिए या गिफ्ट देने के लिए, हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, तो वो भी एक धमाकेदार कदम था। जब उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को यहाँ बुला के झूला झुलाया था, वो भी एक धमाकेदार कदम था। चाय बना के, हाथ से चाय बना के पिलाई। हाँ, कुछ वो, या जब बराक ओबामा के सामने बराक कहकर और 10 लाख का सूट पहन के जो बातें की थी, ये 3-4 कदम ऐसे थे जिससे नरेंद्र मोदी ने ये सोचा था कि हम ये समझ लिए ये उनकी विदेश नीति के क्षेत्र में चलाई गई बुलेट ट्रेन है जो पूरी नहीं होती है। हाँ, विदेश नीति के क्षेत्र में चलाई गई उनकी नरेंद्र मोदी की बुलेट ट्रेन है जो चली नहीं, जिनकी पटरी भी नहीं बन पाई है आज तक। और आज इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में जो क्षेत्र है वो विदेश नीति है। सही बात। जब मुझे याद है 2014 में बने थे प्रधानमंत्री जी, पहली बजट में, जहां मुझे एक्यूरेट रकम याद नहीं है, 100-150 करोड़ से ज्यादा की थी, वो बुलेट ट्रेन के लिए आरक्षित की गई थी कि ये रुपया बुलेट ट्रेन के लिए। उसके बाद कई बजट में बुलेट ट्रेन के लिए। अब तो 10 साल हो गए, तो विपक्ष पूछता नहीं है कि वो बुलेट ट्रेन कहाँ चली थी। पूछते हैं, अभी अश्विनी वैष्णव से शुरू में पूछी गई थी ये बातें। अच्छा, अब अश्विनी वैष्णव जो है वो भारत के इतिहास के सबसे ज्यादा विफल रेल मंत्री हैं। उनके पिछले 6 महीने 7 महीने के कार्यकाल में अनाप शनाप रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। फिर भी वो नरेंद्र मोदी के खासुल खास हैं। और क्यों खासुल खास हैं इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं चर्चा। वो पैसा उगाने में कुशल हैं, किससे कहाँ पैसा उगाना है, किसको पैसा देना है, किसको पैसा लेना है, इस मामले में उनसे ज्यादा महारत किसी के पास नहीं है। वरना ऐसी कौन सी उनके पास तकनीकी खूबी है जिसके कारण उनको रेल मंत्रालय लगातार दे रखा गया है, जबकि रेल मंत्रालय बहुत बुरी स्थिति में है। तो इसलिए बुलेट ट्रेन के बारे में पूछा तो कहते हैं बहुत ऊंची तकनीक का मामला है, ये बड़ी ऊंची तकनीक का मामला है।
तो अभी धीरे धीरे करके वो तकनीक जापानी लोग ट्रांसफर करेंगे, तब ये कर पाएंगे। हाँ, जो समझ में नहीं आएगा किसी को। एक आखिरी सवाल अभय जी, जो मेरा राजनेताओं के को लेकर समझ में नहीं आता, मेरे एंटीने से परे है। जैसे मेरी व्यक्तिगत कमजोरी, अगर मैं किसी इंसान से चिढ़ूंगा तो उससे फिर मिलूंगा नहीं, मतलब ये मेरी व्यक्तिगत कमजोरी है। मैं उतना उदार नहीं हूँ कि मैं आपसे चिढ़ भी जाऊं, आपसे नमस्ते भी कर रहा हूँ, आपके घर चाय पीने भी चला जाऊं। अगर मैं आपसे नाराज होऊंगा तो फिर भैया मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन मैं आपके घर नहीं आऊंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लेकिन नेताओं में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शरद पवार जी का जन्मदिन था और हमने शुभकामनाएं उनको, लंबी उम्र उनकी, लेकिन अजीत पवार जी सपा बार पहुंच गए, पैर छुए, आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। कुछ फर्क ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक दूसरे से इतनी लड़ाइयां उड़ाइयां, क्या कहाँ से इतना कलेजा ले आते हैं नेता? देखिए, इसमें कलेजे वाली बात नहीं है। राजनीति का पहला नियम ही है कि यहाँ स्थायी दोस्ती और स्थायी दुश्मनी नहीं होती है। कोई भी परमानेंट एनिमिटी नहीं है, परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं है। एक जमाने में ममता बनर्जी एनडीए के साथ थी, मंत्री भी थी, सब कुछ एनडीए के साथ थी। आज वो बिल्कुल एनडीए की आंख का कांटा बनी हुई है। और कितनी जबरदस्त दो जबरदस्त पराजय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रसीद की है। तो कोई कुछ नहीं कह सकता कौन कब किधर क्या जाएगा। अब हाँ, ये तो देखिए, नरेंद्र मोदी और शरद पवार के आपसी संबंध कितने अच्छे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते दोनों के संबंध कितने अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी और शरद पवार के। जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, नरेंद्र मोदी के मुलायम सिंह यादव से भी अच्छे संबंध थे। एक बार तो मुलायम सिंह यादव ने संसद में खड़े होकर, उन्हें चुनाव हुआ नहीं था उससे पहले ही उन्होंने जीत की बधाई दे दी थी उन्होंने। मैं बता रहा हूँ ये सब, हाँ, ये सारी जो घटनाएं होती रहती हैं, जैसे वो मोदी जी ममता जी को आम भिजवाते हैं, हाँ, आम भिजवाते हैं, हाँ बिल्कुल, कुछ भी। देखिए, ये इसीलिए इसको हम लोग पॉलिटिकल क्लास कहते हैं। ये जो है पॉलिटिकल क्लास है। इसको पुरानी मार्क्सिस्ट शब्दावली में रूलिंग क्लास भी कहा जाता है। ये शासक वर्ग है, सत्ता में हो या ना हो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जो आज सत्ता में नहीं है वो कल सत्ता में आएगा, क्योंकि सत्ता में आने की प्रतियोगिता कर रहा है, तो वो रूलिंग क्लास है। सही बात है। और ये इन जो सब लोगों में आपस में दोस्ती भी होती है और इन सब लोगों में आपस में संघर्ष भी होते हैं। सही बात है। और ये जो बेचारा आम आदमी है वो लड़ा मारा जा रहा है। वो बीजेपी के लिए कह दो तो कांग्रेस ही नाराज। इसीलिए किसी नेता का पक्ष या विपक्ष लेने की बजाय हम लोगों को राजनीतिक प्रवृत्तियों पर ध्यान देना चाहिए। जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं उनका राजनीतिक प्रवृत्तियों के साथ जो संबंध है उनका ध्यान देना चाहिए, और उस लिहाज से हमें राजनीतिक परिस्थिति का आकलन करके अपने दर्शकों के सामने परोसना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपसे बात करके मुझे मजा आ जाता है, एकदम ताजगी आ जाती है। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और मुझको यकीन है ये बातचीत आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि नया विशेषण, नए तरह का विशेषण, आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।